आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑर्डर 18 ऑफ सीपीसी 9008 जिसका टाइटल है हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। सो मेन सब्जेक्ट जिससे ये ऑर्डर डील करता है वो है एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस, यानी कि इस ऑर्डर के अंदर ये चीज़ डिस्कस हुई है कि ट्रायल स्टेज पर जो गवाहों की गवाही यानी जो शहादत नहीं रिकॉर्ड की जाती, ये ऑर्डर उस मैटर से डील कर रहा है। टोटल 18 रूल्स हैं इस ऑर्डर के। इनको डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि हम लोग ऑर्डर 18 का ऑर्डर 10 के साथ क्या डिफ़रेंस है उसको पहले डिस्कस कर लें। उसके बाद जो है हम लोग इसकी प्रोविज़न्स यानी इसके जो रूल हैं उनको डिस्कस करेंगे। इन दोनों ऑर्डर के दरमियान डिफ़रेंस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑर्डर 18 डील करता है एग्ज़ामिनेशन ऑफ अ विटनेस से और ऑर्डर 10 डील करता है एग्ज़ामिनेशन ऑफ द पार्टी से। सो बेसिकली इन दोनों ऑर्डर्स के दरमियान डिफ़रेंस क्या है? डिफ़रेंस यहाँ पर ये है कि जो ऑर्डर 10 है ना, वो है प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स, प्री ट्रायल स्टेज प्रोसीडिंग ऑर्डर, मतलब उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन जो होती है, उस ऑर्डर की प्रोविज़न की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, वो प्री ट्रायल स्टेज के ऊपर है। जबकि ये जो है वो ट्रायल स्टेज प्रोसीडिंग ऑर्डर है, ऑर्डर 18। इस ऑर्डर की प्रोविज़न की इम्प्लीमेंटेशन होती है ट्रायल स्टेज पर। ऑर्डर 10 के तहत पार्टीज़ की एग्ज़ामिनेशन की जाती है, ऑर्डर 18 के तहत विटनेस की एग्ज़ामिनेशन की जाती है। पर्पस क्या है ऑर्डर 10 का? उसका ये था, यानी उसकी इम्प्लीमेंटेशन का क्या पर्पस था? ऑर्डर 10 के तहत ना बेसिकली प्री ट्रायल स्टेज पर कोर्ट जो है वो पार्टीज़ की एग्ज़ामिनेशन करके ये जानने की कोशिश करती है कि इन पार्टीज़ के दरमियान बेसिकली रियल मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी क्या है। यानी कि अगर वो ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन कोई फैक्ट एडमिट कर लेते हैं तो फिर तो उनको तो रिकॉर्ड करने की भी ज़रूरत नहीं होती और वो इश्यू भी नहीं फ्रेम होता उनके दरमियान। और फिर कोर्ट को पता चल जाता है कि बेसिकली मेन मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी क्या है। इसी तरह कम से कम मतलब जितने एलिगेशन, अगर उन्होंने 10 एलिगेशन लगाए थे, एग्ज़ामिनेशन के टाइम उन्होंने 5 मान लिए, तो 5 को तो साबित करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बस जस्ट 5 रह गए, 5 की हद तक ही इश्यू फ्रेम होगा और उसकी हद तक ही ट्रायल चलेगा। इसी तरह कोर्ट अपना बर्डन कम करने के लिए ऑर्डर 10 की प्रोसीडिंग करती है। ऑर्डर 18 के तहत बेसिकली विटनेसेस की एग्ज़ामिनेशन हो रही होती है। इसके अंदर ये होता है, इसको करने का पर्पस ये है ऑर्डर 18 की प्रोसीडिंग का, कि कोर्ट जो ट्रायल स्टेज पर पार्टीज़ के दरमियान इश्यू फ्रेम हुए हैं ना, उन फ्रेम इशू के मतलब उनके गवाहों की गवाहियाँ रिकॉर्ड करके अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके ये जानने की कोशिश करती है कि जो इनके दरमियान डिस्प्यूट है वो बेसिकली उसका डिसीजन क्या होगा। मतलब अपना माइंड क्लियर करती है विटनेस की एग्जामिनेशन करके कि बेसिकली कौन सी पार्टी हक पर है। सो इस तरह बेसिकली ये डिफरेंस है ऑर्डर 10 और ऑर्डर 18 के अंदर। इन दोनों को मैंने आपस में इसलिए रिलेट किया, इन दोनों ऑर्डर्स को, क्योंकि इनका टाइटल ऑलमोस्ट तकरीबन मिलता जुलता है। वहाँ पर फ़र्क ये है कि वहाँ पर पार्टीज़ की एग्जामिनेशन हो रही है, यहाँ पर विटनेस की एग्जामिनेशन हो रही है। 3 पॉइंट इनके डिफरेंस के मैंने आपके साथ क्लियर किया। आई होप ये आपको दोनों ऑर्डर क्लियर हो गए होंगे कि इनके दरमियान बेसिकली फ़र्क क्या है, किस तरह ये आपस में एक-दूसरे से ऑपोज़िट हैं। अब हम लोग ऑर्डर 18 की तरफ जाते हैं, जो कुछ बेसिकली हम लोगों ने कवर करना था, वो तो बस मैंने जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के पेश नज़र आपके साथ डिस्कस किया इसका और ऑर्डर 18 और 10 का डिफरेंस। मेन जो हमारा सब्जेक्ट है इस वीडियो का वो तो ऑर्डर 18 ही है। सो ऑर्डर 18 डील करता है एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस से। टोटल 18 इसके रूल हैं। वन बाय वन अब इसको स्टार्ट करते हैं। सो रूल वन राइट टू बिगिन, मतलब कि केस को स्टार्ट करने का राइट किस पार्टी के पास है, मतलब बहस सबसे पहले किस पार्टी ने शुरू करनी है, आर्गुमेंट कौन सी पार्टी देगी, एविडेंस देना किसने शुरू करना है, ये राइट किस पार्टी का है। ये रूल वन इससे डील करता है। सो रूल वन, द प्लेंटिफ हैज़ द राइट टू बिगिन। जनरल रूल ये है कि जो केस को स्टार्ट करने का राइट होता है ना, वो मुद्दई का होता है, प्लेंटिफ का होता है। मतलब कि आर्गुमेंट इसने देने हैं, सबूत सबसे पहले इसने देना शुरू करना है, बहस इसने स्टार्ट करनी है। ये जनरल रूल है। अब इसकी दो एक्सेप्शन हैं, अनलेस, अब एक्सेप्शन नंबर वन क्या कहती है? एक्सेप्शन ये है, द डिफेंडेंट एडमिट द फैक्ट एलेज्ड बाय द प्लेंटिफ। यानी कि अगर तो डिफेंडेंट जो भी एलिगेशन प्लेंटिफ ने लगाए हैं वो इनको एडमिट कर ले, मान ले, देन केस को स्टार्ट प्लेंटिफ नहीं करेगा। अब इसके पीछे क्या प्रूडेंस है? भाई देखो, उसने जब अपने केस को स्टार्ट करना है, एविडेंस आर्गुमेंट देने हैं, वो बेसिकली उसने अपने जो एलिज्ड फैक्ट है उनको साबित करने के लिए देने हैं ना। अगर वो फैक्ट मान बगैर वो जो है वो बगैर सबूतों के दिए ही डिफेंडेंट मान लेता है, तो फिर क्या ज़रूरत है उसे सबूत देने की? क्या ज़रूरत है उसे एविडेंस डिस्क्लोज़ करने की? जैसे कि गालिब का एक शेर है ना, कि मैंने माना कि कुछ नहीं है गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। वो उसमें वो कह रहा है कि भई मेरी कोई वैल्यू है ही नहीं और अब आपको मैं फ्री में मिल रहा हूँ तो क्या ज़रूरी। तो यहाँ पर भी एक तरह से देखा जाए तो फ्री में उसका केस बन रहा है, प्लेंटिफ का डिफेंडेंट खुद ही मान रहा है, तो क्या ज़रूरत है उसको सबूत देने की।
तो अब इस सिचुएशन के अंदर अगर तो वो डिफेंडर उसके तमाम एलिगेशन को मान ले, खुद ही से मान रहा है, तो उसे ज़रूरत ही नहीं है एविडेंस देने की, मतलब उस सिचुएशन में उसने राइट टू बिगिन उसका फिर रहेगा ही नहीं। दूसरा मैटर क्या है, दूसरा क्या ग्राउंड है जब प्लेंटिफ का राइट टू बिगिन नहीं रहता केस का? वो कह रहे हैं कि एंड कंटेंट दैट Okay. And contend that either on point of law or on some additional fact alleged by the defendant, the plaintiff is not entitled to any part of the relief which he seek, in which case the defendant has the right to begin. So वो कह रहे हैं दूसरा सिनेरियो ये है जो प्लेंटिफ का राइट टू बिगिन नहीं होता, वो ये है कि अगर डिफेंडेंट कोई आर्गूमेंट कंटेंट को कोई तनाज़ा खड़ा करता है, कोई आर्ग्यू करता है किसी पॉइंट ऑफ लॉ पे, या कोई एडिशनल फैक्ट को रेज करता है जिस क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बेस पर वो कहता है कि भाई जो मिस्टर प्लेंटिफ डिमांड कर रहे हैं ना रिलीफ का, वो इनका बनता नहीं है, उसने अपनी तरफ से कोई न्यू फैक्टर रेज कर दिए हैं। इस सिचुएशन के अंदर राइट टू बिगिन डिफेंडेड का होता है, प्लेंटिफ का नहीं होता। अब इसके पीछे क्या प्रूडेंस है कि सिनेरियो में प्लेंटिफ का राइट नहीं डिफेंडेड का होता है, तो इसके पीछे प्रूडेंस है आर्टिकल 117 ऑफ कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984। आर्टिकल 117 ऑफ क्यूएसओ स्टेट दैट एनी पार्टी हु असर्ट द फैक्ट मस्ट प्रूव इट। मतलब जो पार्टी कोई एलिगेशन लगाती है ना, उसको साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पर होता है। इट्स मीन ये कि अगर तो पहले एलिगेशन किसने लगाया हुआ था, प्लेंटिफ ने, तो उसको साबित करने का बीओबी बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे था, राइट टू बिगिन उसी के पास था। लेकिन अगर कोई न्यू फैक्ट रेज कर दिया डिफेंडेंट ने, तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होकर प्लेंटिफ से डिफेंडेंट की तरफ आ गया। अब ज़ाहिर सी बात है, अब केस बिगिन करना डिफेंडेंट नहीं है। सो नॉर्मली आपके पास रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 कहता है कि राइट टू बिगिन ऑफ द केस प्लेंटिफ का है। 2 सिचुएशन है जिसके अंदर उसका राइट टू बिगिन नहीं है, मतलब केस को की प्रोसीडिंग उसने स्टार्ट नहीं करनी, बहस उसने शुरू नहीं करनी, उसने पहले सबूत नहीं देने। 2 सिनेरियो में उसने ऐसा नहीं करना। पहला सिनेरियो ये है कि अगर डिफेंडेंट बगैर उसकी मेहनत किए ही उसके तमाम एलिगेशन को मान ले कि ठीक है, आई एम एग्री विथ योर एलिगेशन, वो उसके सारे एलिगेशन को मान ले, तब प्लेंटिफ ने केस की प्रोसीडिंग को बिगिन नहीं करना। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर डिफेंडेंट कोई नया एलिगेशन लगा दे, कोई न्यू आर्गुमेंट दे दे, तो उस सिचुएशन के अंदर राइट टू बिगिन डिफेंडेंट का हो जाएगा और प्लेंटिफ का नहीं रहेगा। सो आई होप ये आपको रूल 1 समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 2 की तरफ। रूल 2 टोटल 3 सब रूल हैं इसके। सब रूल 1 स्टेट दैट ऑन द डे फिक्स्ड फॉर द हियरिंग ऑफ द सूट और ऑन एनी अदर डे टू विच द हियरिंग इज adjourned, the party having the right to begin shall state his case and produce his evidence in support of the issue which he is bound to prove। मतलब कह रहे हैं जो डे फिक्स था हेयरिंग के लिए, जो मतलब जिस दिन कोर्ट की पेशी थी उस डेट पे, या फिर जिस अदर फ्यूचर डे पे कोर्ट की हेयरिंग एडजर्न हो गई थी, मुलतवी हो गई थी, या यानी जो है उन दोनों डेट में से किसी भी डेट पे जिस पार्टी का राइट टू बिगिन ऑफ द केस है ना, सबसे पहले उसी ने केस को स्टार्ट करना है, उसने अपने पहले केस का हवाला देना है, और जो भी उसके पास अपने इशू को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस है, मतलब जो भी इशू उस पे बाउंड टू प्रूव है। जैसे हमें पता है कि कोर्ट जो इशू फ्रेम करती है, तो वो फिर कंडक्ट ऑफ सूट डिसाइड कर लेती है कि कौन सा इशू किस पार्टी ने फ्रेम करना है। तो वो कह रहे हैं कि जौन सा इशू वो बाउंड थी ना प्रूव करने के लिए, अपने केस को स्टार्ट करने के बाद उस इशू के मतलब उसने एविडेंस भी देने हैं, ये भी उस पर ऑब्लिगेशन है। फिर नेक्स्ट सब रूल 2 कहता है द अदर पार्टी शैल देन स्टेट हिज केस एंड प्रोड्यूस हिज एविडेंस इफ एनी एंड विल देन एड्रेस द कोर्ट जनरली ऑन द होल केस। और जो दूसरी पार्टी है, वो पहली पार्टी जिसने केस की बिगनिंग की, ओपनिंग, जैसे क्रिकेट मैच है, उसमें एक पार्टी पहले होता है ना टॉस जीत के कि हम जो है वो क्या मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि क्रिकेट मैच में होता है ना कि जो ओपनर्स आए हुए होते हैं, जो जो लोग बैटिंग कर रही होती है जो टीम, तो वो जब मैच में हम लोग अक्सर वर्डिंग सुनते हैं कि ये ओपनर्स हैं। उन्हें ओपनर्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले बैटिंग उनकी होती है, उन्होंने खेलना होता है। तो इसी तरह यहाँ पर आप कह सकते हो कि मिस्टर प्लेंटिफ जो है वो ओपनर हैं केस के। उन्होंने सबसे पहले अपने आर्गुमेंट देना शुरू करने हैं। सो वो कह रहे हैं कि द अदर पार्टी शैल देन स्टे, और जो दो मिस्टर डिफेंडेंट हैं, उन्होंने एक तरह से देखा जाए वो डिफेंड कर रहे हैं। जैसे कि क्रिकेट के अंदर दूसरी पार्टी बॉलिंग कर रही होती है, उस टाइम अभी उनकी बारी नहीं आती। जब पहली टीम खेल कर चली जाएगी, तब उनकी पार्टी की बारी आती है। इसी तरह इनका खेल यही है कि इन्होंने जब सारे सबूत दे दिए, तो अब इनके खेलने की बारी आती है। ये क्या करेंगे, दूसरी पार्टी उसके बाद उनके एविडेंस डिस्क्लोज़ होने के बाद अपने केस का हवाला देंगे और अपने फ़ेवर में जो भी उनके पास सबूत होंगे, वो देंगे और कोर्ट को एड्रेस करेंगे तमाम केस के। अब इसका ये कंक्लूजन निकलता है ना
जैसे हम लोग ड्रामाज़ में भी अक्सर सुनते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि अब इन तमाम सबूतों की नज़र में ये फ़ेवर निकलता है, ये रिलीफ़ निकलता है, मतलब माय लॉर्ड ये अब आप हमारे फ़ेवर में ना रिलीफ़ ग्रांट कर दें। इस तरह वो भी पूरा केस डिस्क्लोज़ करके चला जाएगा। फिर नेक्स्ट है सब रूल 3 द पार्टी बिगिनिंग विद द रिप्लाई जनरली द होल्ड द केस। अब जिस पार्टी ने केस को स्टार्ट किया होगा, वो उस पूरे केस का जनरली कंक्लूजन वो करेगा, मतलब उसका बारे में रिप्लाई देगा वो। सो नॉर्मली यहाँ पर यही है कि जब केस की हियरिंग कोर्ट ने बेसिकली किस डेट पे उनके सबूत लेना शुरू करने हैं, जिस डेट पे हियरिंग थी। या फिर जिस डेट पे वो एडजर्न्ड हो गई कि इस दिन नहीं, इस दिन होगी। तो जिस दिन हियरिंग होगी या एडजर्न डेट की जो हियरिंग होगी, उस दिन जिस पार्टी ने केस को स्टार्ट करना था, बिगिन करना था, जिसका राइट था, वो सबसे पहले अपने तमाम इश्यू को जिनको वो साबित करने के लिए उस पर ऑब्लिगेशन थी कि वो इश्यू उसने प्रूव करने हैं, उसके मतलब जो भी उसके पास एविडेंस है, वो पेश करेगी। उसके एविडेंस हो गए, उसके बाद दूसरी पार्टी लाइन में ही बैठी होगी, मिस्टर डिफेंडेंट, वो क्या करेंगे, वो फिर उनके पास जो अपने इससे मतलब जितने भी एविडेंस होंगे ना, अपने रिलीफ के लिए वो देंगे और जनरली कंक्लूड करेंगे केस को। फिर जिस पार्टी ने लास्ट में इस केस को स्टार्ट किया होगा, वो पूरे केस को जनरली कंक्लूड करेगी लास्ट में। अब यहाँ पर ये रूल 2 था, अब नेक्स्ट आ जाते हैं रूल 3 की तरफ। वो कह रहे हैं एविडेंस वेयर सेवरल इश्यू, यानी कि अब केस के अंदर एक इश्यू नहीं है, जबकि एक से ज़्यादा इश्यू हैं। उस सिचुएशन में शहादतें किस तरह दी जाएँगी? सो वो कह रहे हैं कि वेयर देयर आर सेवरल इश्यू, द बर्डन ऑफ प्रूविंग सम ऑफ व्हिच लाई ऑन द अदर पार्टी। मतलब केस के अंदर एक से ज़्यादा इश्यू है और उसमें बीओपी जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, उनमें से कुछ इश्यू को साबित करने का वो दूसरी पार्टी पर है। द पार्टी में बिगिनिंग में, अब इस सिचुएशन के अंदर दूसरी पार्टी वो किसे कह रहे हैं? डिफेंडेंट को। कि सारे सबूत जो है वो बेसिकली प्लेंटिफ ने साबित नहीं करने, बल्कि कुछ का बीओपी डिफेंडेंट पे भी है। तो इस सिचुएशन में जो पार्टी केस को बिगिन कर रही होती है ना, पार्टी बिगिनिंग, वो क्या करेगी? मे एट हिज ऑप्शन आइदर प्रोड्यूस हिज एविडेंस ऑन दोज इशू और रिजर्व इट बाय अ वे ऑफ आंसर टू द एविडेंस प्रोड्यूस बाय द अदर पार्टी। अब उसके पास उन इशू से मतलब जो कि उसने साबित भी नहीं करने, उसका बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर नहीं है, लेकिन उसके पास अगर उससे मतलब कोई एविडेंस है, तो उस एविडेंस को यूज़ करने के वाले से उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि वो पहले ही उन इश्यूज़ के मतलब जिनको साबित करने का बीओपी उस पे नहीं है, उनसे मतलब वो एविडेंस दे दे। दूसरा जो है उसके पास ये ऑप्शन है, जो कि मेरे ख़्याल से पार्टी को करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक सेफ गेम है। वो ये है कि जब दूसरी पार्टी तमाम अपने उस जिन मैटर को उसने साबित करना था ना, उससे मतलब वो सबूत दे दे, देन वो उस आंसर की सूरत में उनके बारे में सबूत दे। मतलब उसके एविडेंस देने के बाद फिर वो जो उसके पास सबूत हैं इस मैटर से मुतल्लक, तो वो आंसर देने की सूरत में उनको यूज़ कर ले, मतलब रिज़र्व करके रख ले। एंड इन द लेटर केस, मतलब जब वो दूसरी पार्टी के सबूत देने के बाद उन मैटर से मुतल्लक सबूत देती है, सिचुएशन में जो पार्टी बिगनिंग है ना, वो क्या करेगी? मैं प्रोड्यूस एविडेंस ऑन दोज़ इश्यू आफ्टर द पार्टी हैज़ प्रोड्यूस्ड ऑल हिज एविडेंस। सो ये बात मैंने पहले डिस्कस कर दी कि वो जब वो एविडेंस दे देती है, उसके बाद वो उससे मैटर से मतलब एविडेंस देगी एंड द अदर पार्टी मे देन रिप्लाई स्पेशली ऑन द एविडेंस सो प्रोड्यूस बाय द अदर पार्टी विटनेस। और अब इस सिचुएशन में जो भी इसने सबूत दिए होंगे, उनका उसने स्पेसिफिकली रिप्लाई देना है। मतलब वो इसके तमाम सबूतों को ये नहीं कहेगी कि सारे झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, बल्कि अगर उसने जिस अलग अलग फैक्ट्स अलग अलग सबूत दिए होंगे ना, हो सकता है किसी केस में उसने कोई एक्सपर्ट रिपोर्ट जमा करवाई, कोई डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ, कोई सीसीटीवी कैमरे की कोई वीडियो दिखा दी हो, तो वो कह रहे हैं उस हर उस चीज़ को, मतलब उस वीडियो को, उस डॉक्यूमेंट को, उस स्क्रीनशॉट को, उस एक्सपर्ट ओपिनियन की रिपोर्ट को उसने स्पेसिफिकली तौर पर डिनाई करना है कि ये बेबुनियाद है और फोर्ज्ड एविडेंस है। बट द पार्टी विटनिंग विल देन बी एंटाइटल्ड टू रिप्लाई जनरली ऑन द होल केस। लेकिन जिस पार्टी ने केस को स्टार्ट किया होगा, वो जनरली तमाम केस को कंक्लूड करेगी। अगर मैं इसको एक सिनेरियो के साथ आपको समझाऊँ, लेकिन उस सिनेरियो को क्रिएट करने से पहले एक दफ़ा मैं दोबारा इस रूल की तरफ जाती हूँ, ज़रा लेंथी रूल था, फिर मैं आपको एक सिनेरियो के साथ इसको समझाऊँगी। रूल ये कहता था कि जब एक केस के अंदर एक से ज़्यादा इश्यू हैं और तमाम इश्यू को साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ पहली पार्टी पे नहीं, मिस्टर प्लेंटिफ पे नहीं है, बल्कि कुछ का बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेड पे भी है, दूसरी पार्टी पर है। यहाँ पर आप अस्यूम कर लें कि दूसरी पार्टी डिफेंडेड है, क्योंकि राइट टू बिगिन प्लेंटिफ का ही होता है। तो क्या होता है कि जिन सबूतों को साबित करने का बारे सबूत मिस्टर प्लेंटिफ पर नहीं है, उसके पास उन इश्यू से मुतल्लिक भी कोई सबूत है। अब उसके पास उन इश्यू से मुतल्लिक सबूत देने के हवाले से पास 2 ऑप्शन हैं। या तो वो डिफेंडेड के उन इश्यू से मुतल्लिक सबूत देने से पहले ही सबूत कोर्ट के अंदर दे दें उन इश्यू से मुतल्लिक, या फिर वो रिज़र्व कर ले, चालाकी करे कि भई जब डिफेंडेड दे देगा ना इन इश्यू से मुतल्लिक सबूत, तब मैं रिप्लाई की सूरत में ये एविडेंस दूँगी। या तो वो रिज़र्व करके रख ले। अगर तो वो कह रहे हैं कि वो रिज़र्व करके रखती ही है ना, बाद में देती है। तो जो दूसरी पार्टी है जिसके ऊपर उस फैक्ट को साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ भी था, वो इस मिस्टर प्लेंटिफ के सारे सबूत आने के बाद उस इश्यू से मुतल्लिक उन तमाम सबूतों को पर स्पेसिफिकली रिप्लाई करेगी। मतलब अगर उसने सबूतों को झुटलाना है तो स्पेसिफिकली डिनाई करेगी, जनरली नहीं करेगी।
अब स्पेसिफिकली जनरली डिनाई करने की क्या सिनेरियो है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर तो वो ये नहीं कहेगी कि तमाम झूठ हैं, ये सारे सबूत, वो जनरली होगा, वो नॉट एडमिसिबल और नॉट लॉ द रिक्वायरमेंट ऑफ अ लॉ। लॉ की रिक्वायरमेंट है कि स्पेसिफिकली डिनाई करना है। हो सकता है उसने सबूत के तौर पे कोई वीडियो दिखा दी हो, कोई स्क्रीनशॉट हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन हो, तो उसने कहना है कि भई सा वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहेगा फ़ोर्ज्ड है स्पेसिफिकली, और उसके बारे में वो कहेगा कि ये भी फैब्रिकेटेड फ़ोर्ज है वीडियो के बारे में भी। तो वो इस तरह उसने स्पेसिफिकली डिनाई करना है। और द लास्ट में इस तरह के मैटर के अंदर जिस पार्टी ने केस को बिगिन किया होगा, जो कि मिस्टर प्लेंटिफ है, उसका राइट टू बिगिन होता है, वो इसको जनरली पूरे केस को कंक्लूड करेगा। मिसाल के तौर पर ये कहेगा कि भई देखिए मेरे सबूत ठीक हैं, इसके गलत हैं, तो केस मेरे फ़ेवर में जाता है। उसने केस को जनरली कंक्लूड करना है। अब आप लोग ज़रा इसको एक सिनेरियो के साथ समझते हैं। अब हम चलते हैं कोर्ट रूम में। मतलब इमेजिनरी सिचुएशन में आप एक कोर्ट रूम में चले जाएँ। अब हम एक सिनेरियो क्रिएट करने लगे हैं। मिसाल के तौर पर एक पार्टी है मिस्टर ए, वो थे टेस्टर ऑफ द विल। उन्होंने मिस्टर ज़ेड के फ़ेवर में एक विल बनाई थी कि मेरी प्रॉपर्टी का 1/3 इनको जाएगा। 1/3 में उनका एक हाउस था, जो कि उन्होंने इनके नाम पर विल में इनको वसीयत कर दी कि मेरी डेथ के बाद इनको मिलेगा। सो बेनिफिशियरी ऑफ द विल कौन है? मिस्टर ज़ेड। अब मिस्टर ए के पास जो है उनके लीगल हेयर्स भी हैं। मिस्टर बी उनकी वाइफ़ है, और मिस्टर सी, डी, ई उनके 3 बेटे हैं। अब हुआ क्या कि उनकी डेथ हो गई मिस्टर ए की, तो असूलन उनकी जायदाद के जितने वारसान हैं वो उनकी बीवी और उनके बेटे हैं। लेकिन मिस्टर ज़ेड आते हैं कि भई देखें, मैं इनका जो है वो दोस्त हूँ, और मुझे भी जो है वो इन्होंने मेरे फ़ेवर में अपना ये हाउस विल किया हुआ है। मैं विल अकॉर्डिंग टू दिस विल मैं एंटाइटल हूँ। अब इन दोनों पार्टीज़ अब ये जो यहाँ पर पार्टीज़ हैं, मिस्टर ज़ेड जो हैं वो यहाँ पर प्लेंटिफ हैं, और डिफेंडेड यहाँ पर जो हैं वो मिस्टर बी, सी, डी, ई हैं। इनके दरमियान केस चलता है कोर्ट के अंदर। अब यहाँ पर कोर्ट के पास इश्यू क्या है कि क्या वाक़ई ये विल वैलिड है? क्या वाक़ई इस विल के ऊपर मिस्टर ए के सिग्नेचर हैं? और क्या वाक़ई ही जो है वो मिस्टर बी एंटाइटल हैं इस विल के तहत? तो अब ये तमाम इश्यू को साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? तो वही आर्टिकल 117 ऑफ द क्यूएसओ कि जो पर्सन कोई फैक्ट असर्ट करेगा, उसको साबित करने का बीओपी भी उसी पर होगा। ये तो जो है वो उस पर है, मिस्टर ज़ेड पर, क्योंकि तमाम फैक्ट ये अलेज कर रहा है। तो नहीं, यहाँ पर एक फैक्ट इसका है, इसकी तरफ से है कि भई ये विल मेरे फ़ेवर में है, मैं इसने का एंटाइटल हूँ। बाकी तो फैक्ट वो उनके हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं ये विल फ़ोर्ज्ड है, ये साइन इनके नहीं है। मतलब जो 2 फैक्ट है ना वो उसके बीवी बच्चों पर हैं, और ये फैक्ट है कि एंटाइटल है, इससे ये इसने साबित करना है। तो अब मिस्टर प्लेंटिफ के पास जो भी सबूत है ना कि वो इसका एंटाइटल है, उसके लिए तो उसने विल दे दी। दूसरा जो ये इनके पास सबूत हैं कि क्या इसके साइन है वगैरह हैं, उसके फ़ेवर में भी उसके पास ना एक्सपर्ट ओपिनियन की रिपोर्ट है, और एक सीसीटीवी कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड हुई हुई है, और कुछ गवाह हैं जिनकी मौजूदगी में मिस्टर ए ने कहा था अपनी लाइफ में मैं कि आपको मैं ये प्रॉपर्टी दूँगा, उनकी मौजूदगी में उन्होंने विल बनाई। अरे ये सारे उसके पास गवाह हैं। मतलब ये बर्डन ऑफ प्रूफ इन फैक्ट का साबित करने का तो उन पे है, इसके बीवी बच्चों पे, पर इसके पास सबूत हैं। अब होता वो तो चाहिए था कि वो उसे अब इसके पास 2 ऑप्शन हैं इन सबूतों को पेश करने के लिए, या तो वो बिगिनिंग पहले ही पेश कर दे, या वो इनका एविडेंस देने के बाद पेश करे। अब मिस्टर इनके पास जो डिफेंस था ना, उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की कि भई ये एक्सपर्ट ओपिनियन की, उन्होंने भी कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी, इसके बीवी बच्चों ने मिस्टर ए के कि भई ये फ़ोर्ज्ड है, ये एक्सपर्ट ओपिनियन है, और की रिपोर्ट है कि भई ये हमारे फादर के सिग्नेचर नहीं है, और ये विल जो है वो फ़ोर्ज्ड है, और कोई 2-3 गवाह ले आए। अब इसके पास भी सबूत थे, तो इसने भी वो प्रोड्यूस कर दिए कि भई ये फ़ोर्ज्ड नहीं है, ये एक्सपर्ट ओपिनियन गवाह जिनकी मौजूदगी में हुआ था, और सीसीटीवी कैमरा हुआ। अब कोर्ट ने क्या करना है, कोर्ट ने अब चूँकि यहाँ पर ना ऐसे एविडेंस हैं जिसके ऊपर एक्सपर्ट की ओपिनियन की राय दिखवा रहा है, तो कोर्ट जो है वो कोई एक्सपर्ट विटनेस बुलाएगा, और जो पर्सन इस बंदे की राइटिंग से एक्वेंटेड होगा उसको बुलाएगा, जिससे वो डिटर्मिनेशन करेगा कि ये साइन फ़ोर्ज्ड है कि नहीं। तो फिर कोर्ट बेसिकली डिसाइड करेगा कि वाक़ई सिग्नेचर फ़ोर्ज्ड है, कि जो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें वो सिग्नेचर कर रहे हैं मिस्टर ए, क्या ये एडिटेड है, फैब्रिकेटेड है। अब जो कोर्ट इसमें इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान डिसाइड करेगा, वो इनके दरमियान डिसीजन आ जाएगा। कहने का मकसद ये था कि इस तरह जो है वो कि अगर एक फैक्ट के मतलब दूसरी पार्टी के पास भी सबूत हो, तो वो इसे पहले पेश कर सकती है, या रिप्लाई की सूरत में कर सकती है, और जनरली कंक्लूड। आई होप ये
सिनेरियो के साथ आपको सिचुएशन ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं रूल 4 की तरफ। वो कहते हैं विटनेस टू बी एग्जामिन्ड इन ओपन कोर्ट, यानी कि जो विटनेस की एग्जामिनेशन है ना, वो ओपनली इन कोर्ट होती है। मतलब इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं हो रही, सीक्रेटली नहीं हो रही, ओपनली कोर्ट में इन ओपनली प्रोसीडिंग हो रही है, कोर्ट में हो रही है। वो कह रहे हैं द एविडेंस ऑफ द विटनेस इन अटेंडेंस शैल बी टेकन ओरली इन ओपन कोर्ट इन द प्रेजेंस एंड अंडर द पर्सनल डायरेक्शन सुपरिटेंडेंस ऑफ द जज। सिंपल सा रूल है कि जो भी शहादत होगी, गवाहों की गवाही, वो ली जाएगी ओरली, ओपन कोर्ट में ली जाएगी, जज की मौजूदगी में और उसकी डायरेक्शन सुपरिटेंडेंस में ली जाएगी, मतलब उसकी निगरानी में ली जाएगी। रूल 5 हाउ एविडेंस शैल बी टेकन इन अपीलेबल केसेस। रूल 5 डील करता है कि जिन केसेस के अंदर अपील हो सकती है ना, उन केसेस के अंदर बेसिकली शहादत किस तरह लिखी जाती है, ली जाती है। सो रूल 5 स्टेट दैट इन केसेस Rule 5 state that in cases in which an appeal is allowed, the evidence of each witness shall be taken down in writing। मतलब वो तमाम केसेस जिसके अंदर आपको अपील अलाउ है, आप अपील कर सकते हो, उन केसेस के अंदर जो शहादत है गवाहों की, वो ली जाती है, वो राइट डाउन की जाती है, राइट डाउन की जाती है ना, रिटर्न फॉर्म में लेके जाई जाती है, कोर्ट की लैंग्वेज में ली जाती है। और किस तरह की रिकॉर्ड की जाती है, बाय द और इन द प्रेजेंस, यानी जज की मौजूदगी में, इसकी डायरेक्शन में, की मौजूदगी में ली जाती है। नॉट ऑर्डिनरी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन आंसर की सूरत में नहीं होती, बट इन दैट ऑफ अ नरेटिव, एक नरेशन की सूरत में होती है, मतलब फ्लो में एक स्टोरी की सूरत में होती है। अब ये पॉइंट उन्होंने क्यों लिखा? भई देखो, वहाँ पर ना शहादत हम लोग जब उसकी ना शहादत ली जा रही थी ना विटनेस की, तो सबसे पहले तो उसकी 4 स्टेजेस होते हैं एग्ज़ामिनेशन के। सबसे पहले होती है एग्ज़ामिनेशन चीफ, फिर होती है क्रॉस एग्ज़ामिनेशन, फिर होती है री एग्ज़ामिनेशन चीफ और फिर होती है री क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। सो वो सारी स्टेजेस पे ना सवाल पूछे जा रहे थे, फिर सवाल का वो जवाब देता है। तो ये बड़ा गंदा लगेगा अगर कोर्ट जो है वो सवाल-जवाब की सूरत में शहादत रिकॉर्ड कर रही होगी। हम प्ले तो नहीं ना लिख रहे हैं, हम तो शहादत रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं वो एक नरेशन की सूरत में ले लेंगे, मतलब जो उसने जवाब दिए होंगे ना, उसको एक स्टोरी की तरह लिख दिया जाएगा। एंड व्हेन कंप्लीटेड, और जब कंप्लीट हो जाएगी, शैल बी रीड अवर इन द प्रेजेंस ऑफ द जज एंड ऑफ द विटनेस। तो फिर ये जज और गवाह की मौजूदगी में पढ़ी जाएगी। एंड जज शैल इफ नेसेसरी करेक्ट द सेम, और अगर इसमें कोई करेक्शन करने की ज़रूरत होगी तो जज वो करेक्शन करेगा एंड शैल साइन इट, और उस पर उसके सिग्नेचर कर देंगे। मतलब जो शहादत रिकॉर्ड की जाएगी उस पर सिग्नेचर भी होंगे जज के। रूल 6 व्हेन डेपोजिशन टू बी इंटरप्रिटेटेड। अब डेपोजिशन का मतलब होता है शहादत गवाही, इंटरप्रिटेटेड मतलब ट्रांसलेशन। वो कह रहे हैं कि शहादत जो है वो इंटरप्रिटेट, उसकी ट्रांसलेशन कब की जाती है? सो वो कह रहे हैं वेयर द एविडेंस इज टेकन डाउन इन अ लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन विच इट इज गिवन। जब शहादत राइट डाउन की जा रही उस लैंग्वेज में जो कि उस लैंग्वेज से डिफरेंट है जिसके अंदर ये डिपोज की गई थी, मतलब जिसके अंदर उसने गवाही दी थी। एंड द विटनेस डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इट इज टेकन, जिसमें ये राइट डाउन की जा रही है, विटनेस के तो पल्ले ही नहीं पड़ी, उसे तो वो जुबान आती ही नहीं, वो उसे नहीं समझ पा रहा। द एविडेंस इज टेकन डाउन इन राइटिंग शैल बी इंटरप्टेड टू हिम इन द लैंग्वेज इन व्हिच इट इज गिवन। तो फिर इस सिचुएशन में ये शहादत जो है जो है वो जिस ज़ुबान में लिखी गई है उस ज़ुबान से इंटरप्रिटेट की जाएगी उस लैंग्वेज में जिसके अंदर ये दी थी। इसको आप एक एग्जांपल समझें कि मिसाल के तौर पर कोर्ट में गवाह आया जिसको जस्ट पंजाबी आती है। कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है। कोर्ट ने इंग्लिश में उसकी शहादत रिकॉर्ड की, दी उसने पंजाबी में थी। अब जब शहादत उसको सुनाने का टाइम आया, उसको तो समझ नहीं आ रही, तो रूल 6 कहता है, क्योंकि उसको सुनने के बाद, उसको समझने के बाद ही वो वैलिड काउंट होनी है कि शहादत हो गई है। तो उससे पहले इंटरप्रिटेट की जाएगी इस गवाह को कि ये आपने गवाही दी थी, उस ज़ुबान में इंटरप्रिटेट की जाएगी जिसमें उसने शहादत दी थी, मतलब पंजाबी ज़ुबान में इसे नरेट करके दी जाएगी। फिर रूल 7 एविडेंस अंडर सेक्शन 138। वो कह रहे हैं सेक्शन 138 के तहत आप किस तरह शहादत रिकॉर्ड करोगे? सेक्शन 138 बेसिकली ना इस सिनेरियो से डील कर रहा होता है कि जहाँ पर हाई कोर्ट ना आपको डायरेक्शन देता है कि शहादत आपने इंग्लिश में लेनी है, क्योंकि उस केसेस के अंदर ना जो सेक्शन 138 के अंदर ये डायरेक्शन दी जाती है, इसलिए क्योंकि जिस केस के अंदर वो ये डायरेक्शन देता है ना, उस केस के अंदर बेसिकली अपील होनी होती है। तो हाई कोर्ट पहले ही सबऑर्डिनेट कोर्ट को ऑर्डर दे देता है कि आप ना इंग्लिश ज़ुबान में शहादत रिकॉर्ड करो। तो वो कह रहे हैं कि सेक्शन 138 के तहत किस तरह शहादत ली जाती है? वो कह रहे हैं एविडेंस टेकन डाउन अंडर सेक्शन शैल बी इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल 5। वो कह रहे हैं कि जो सेक्शन 138 के तहत जो शहादत रिकॉर्ड की जानी है वो भी उसी फॉर्मेट के तहत ली जाएगी रूल 5 के अंदर बताया गया है, यानी नरेशन की सूरत में ली जाएगी। एंड शैल बी रीड एंड साइन एंड एक्सक्यूजन विल प्रोवाइड इंटरप्टेड एंड करेक्टेड एज पर एविडेंस टेकन अंडर रूल। सो वो कह रहे हैं इसको पढ़ के भी सुनाया जाएगा, इस पर सिग्नेचर भी होंगे और रिक्वायर होगा, उसकी इंटरप्रिटेशन भी करवाई जाएगी और इसी तरह समझाएगा एविडेंस इसी रूल के तहत ली गई है, यानी कि रूल 5 के तहत दी गई है। फिर उसके बाद आता है और रूल 8 मेमोरेंडम व्हेन एविडेंस नॉट टेकन बाय अ जज। सो ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वेयर द एविडेंस इज नॉट टेकन डाउन इन राइटिंग बाय द जज, ही शैल बी बाउंड एज द एग्जामिनेशन ऑफ ईच विटनेस प्रोसीड टू मेक अ मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ व्हिच ईच विटनेस डिपोज एंड सच मेमोरेंडम शैल बी रिटन एंड साइंड बाय द जज एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। वो कह रहे हैं जब जो शहादत है ना वो जज रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मतलब उसे वो राइटिंग में लेकर नहीं आ रहा,
तो इस सिचुएशन पर उस पर ऑब्लिगेशन है कि जैसे ही तमाम विटनेस की एग्जामिनेशन हो रही है ना, वो उसका एक मोमेंटम बना ले तमाम विटनेसेस की गवाही का जो कि उन्होंने दी है, और इस मोमेंटम को वो वो रिटन फॉर्म में होगा, जज के उस पर साइन होने चाहिए और वो रिकॉर्ड का हिस्सा होगा केस की प्रोसीडिंग। अब बेसिकली मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का दूसरा नाम है मेमो, इसे हम मेमो भी कहते हैं। मोमेंटम बेसिकली एक किस्म की रिटन इन्फॉर्मेशन, रिटन मैसेज होता है, जो कि इसलिए प्रोफेशनल बॉडीज़ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में इसको इस्तेमाल करती हैं, कुछ पॉइंट टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। इसको आप इस तरह समझें कि जैसे हम लोग आपस में एक-दूसरे के लिए स्टिकी नोट नहीं छोड़ कर जाते, जिसमें हम कुछ एक स्लाइड से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिससे उसी बंदे को पता चल जाता है कि अच्छा ये काम मैंने करना है। तो यहाँ पर भी बेसिकली कोर्ट ना एक पूरी-पूरी शहादत नहीं रिकॉर्ड करती, बल्कि कुछ की पॉइंट्स जो हैं, जो शहादत के उन्होंने दिए थे ना, जो उसे मेन मैटर्स लगते हैं पार्टीज़ के। जैसे हम लेक्चर नोट करते हैं, उसमें हम तो की पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो की पॉइंट्स वो मेमोरेंडम की सूरत में लिखेंगे, पार्टीज़ सॉरी जज लिखेगा, वो रिकॉर्ड कर लेगा कि क्या मेन-मेन चीज़ें उन्होंने अपनी शहादत में बताई थी गवाहों ने, और उसको केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेगा और उस पर अपनी सिग्नेचर कर देगा। सो रूल 9 कहता है व्हेन एविडेंस में बी टेकन इन इंग्लिश, मतलब कब शहादत इंग्लिश में ली जा सकती है। वेयर इंग्लिश इज़ नॉट द लैंग्वेज ऑफ अ कोर्ट, मतलब इंग्लिश ज़ुबान नहीं है कोर्ट की। But all the parties to the suit who appear in person and the pleader of such appear by pleader do not object to have such evidence given in English, take down English the judge may say today। वो कह रहे हैं कि कोर्ट की लैंग्वेज वैसे तो इंग्लिश नहीं है, लेकिन अगर जो तमाम पार्टी जो कि आया पर्सनली अपेयर हुई हैं, अपने वकीलों की तरफ अपेयर हुई हैं, वो उन्होंने पर्सनली बताते खुद या उनके वकीलों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि अगर शहादत इंग्लिश में ली जा रही थी, तो जज फिर इंग्लिश में ले सकता है। मतलब अगर एजुकेटेड विटनेस आ गए हैं ना, वो कोई ऑब्जेक्ट करें, उन्हें अंडरस्टैंड हो रही है, तो वो फिर इंग्लिश में रिकॉर्ड कर लेगा, उसका क्या जाता है कोर्ट का। रूल 10 एनी पार्टिकुलर क्वेश्चन एंड आंसर में बी टेकन डाउन। वो कह रहे हैं कोई खास क्वेश्चन और आंसर वो भी राइट डाउन किया जाएगा। वो कब किया जाता है? वो कह रहे हैं द कोर्ट में ऑफ इट्स ऑन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी और इज प्लीडर take down any particular question and answer or any objection to wait a minute please the court may of its on motion और on the application of any party or his pleader, यानी कोर्ट जो है उसकी डिस्क्रिप्शन ऑप्शन है कि वो बजाते खुद या किसी पार्टी या उसके वकील की दरख्वास्त के ऊपर राइट डाउन कर सकता है कोई भी पार्टिकुलर क्वेश्चन और उसका आंसर, और अगर उस क्वेश्चन पर कोई ऑब्जेक्शन रेज हुआ तो उसको भी रिटर्न डाउन कर सकता है, अगर तो उसे लगता है कि ऐसा करना ज़रूरी है, और स्पेशल रीज़न भी रिकॉर्ड करेगा कि मैं ये ऑब्जेक्शन क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रूल 11 क्वेश्चन ऑब्जेक्टेड टू एंड अलाउड बाय द कोर्ट, मतलब अगर कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्ट होता है ना कि पार्टी कोई क्वेश्चन पूछ रही है, किसी पार्टी ने उसको ऑब्जेक्ट कर लिया कि नहीं ये क्वेश्चन ना पूछें, ये स्कैंडलस है, ये झूठा जो है ये हरासिंग क्वेश्चन है, ये इममटीरियल है, तो क्वेश्चन बेशक ऑब्जेक्ट हो गया है, लेकिन कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी। जैसे कि कोई सवाल कोई पार्टी पूछ रही होती है और दूसरी पार्टी कहती है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, और कोर्ट कह देती है कि ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, तो इसका मतलब ये होता है कि किया होगा आपने कोई ऑब्जेक्शन, हम तो ये काम करके रहेंगे, हम तो आपके ऑब्जेक्शन को नहीं मानते। तो अगर ऐसी सिनेरियो आ गई, इसके बरक्स आ जाता है अगर कोर्ट कहती है ऑब्जेक्शन सस्टेन, कि ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्शन है वो बरकरार रखा जाएगा। इसका मतलब वो पार्टी जो उसने ये सवाल पूछा है उसको ये तनबीह होती है कि इधर ही रुक जाओ, अब ये आप सवाल नहीं पूछ सकते। सो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अगर किसी ने सवाल पूछा, आपने कहा कि नहीं ये ना पूछें, आपने ऑब्जेक्ट किया, कोर्ट ने कह दिया ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, नहीं कि नहीं पूछो, यानी कि अगर ऑब्जेक्टेड सवाल है उसको पूछा जा रहा है, कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, तो देन क्या होगा? वो कह रहे हैं कि वेयर एनी क्वेश्चन पुट टू अ विटनेस इज़ ऑब्जेक्टेड टू बाय अ पार्टी और इट्स प्लीडर, कोई क्वेश्चन पूछा गया किसी गवाह से, वो पार्टी ने खुद ऑब्जेक्ट किया, उसके प्लीडर ने ऑब्जेक्ट किया, वही ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड वाली सिचुएशन, एंड द कोर्ट अलाउ द सेम टू बी पुट, और कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि नहीं ये पूछो, और कोर्ट ने कहा ऑब्जेक्शन ओवर रूल, द जज शैल टेक डाउन द क्वेश्चन। अब जज ये क्वेश्चन राइट डाउन करेगा, और जो इसका आंसर आया वो राइट डाउन करेगा, जो उस पर ऑब्जेक्शन रेज हुआ था वो लिखेगा, और जिस पर्सन ने ये ऑब्जेक्शन रेज किया था उसका नाम लिखेगा, और उस डिसीजन के साथ जो कि कोर्ट ने इस क्वेश्चन पर दिया वो भी मेंशन कर राइट डाउन करेगा। और रूल 12 रिमार्क्स ऑन डीमीनर ऑफ विटनेस। डीमीनर होता है बेसिकली फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ समबडी और द गेस्चर ऑफ समवन, मतलब जो किसी पर्सन के हम कहते हैं ना फेस रीडिंग, जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन या उसके जो हाव भाव हैं, उसके जो गेस्चर्स हैं, उसकी रिकॉर्डिंग जो कह रहे हैं, तो कोर्ट में रिकॉर्ड सच रिमार्क्स एट थिंग्स मटीरियल रिस्पेक्टिंग द डीमीनर ऑफ एनी विटनेस व्हाइल अंडर एग्जामिनेशन, मतलब किसी गवाह को एग्जामिन कर रही है कोर्ट, और उस दौरान अगर उसकी मटीरियल समझती है कि उसके ये डीमीनर यानी फेस एक्सप्रेशन गेस्चर को रिकॉर्ड करना भी ज़रूरी है, तो वो उसको भी कर सकती है, कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है।
रूल 12 के तहत। रूल 30 मोमेंटम एविडेंस इन अनअपीलेबल केसेस, यानी अनअपीलेबल केसेस के अंदर आपको पूरी शहादत रिकॉर्ड करने की जरूरत तो नहीं, लेकिन आप मोमेंटम रिकॉर्ड करेंगे। मोमेंटम क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो रूल 13 क्या कहते हैं, केसेस इन व्हिच एन अपील इज नॉट अलाउड, वो केसेस जिनके अंदर अपील अलाउ नहीं है, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू टेक डाउन एविडेंस ऑफ विटनेस एट राइटिंग एंड लेंथ, मतलब उस टाइम फिर शहादत रिकॉर्ड करना तमाम विटनेस की वो जरूरी नहीं है, बट द जज एट द एग्जामिनेशन ऑफ ईच विटनेस रिपोर्ट, लेकिन जैसे ही उनकी शहादत होती जा रही है, उनकी एग्जामिनेशन हो रही है, तो वो एक मोमेंटम ऑफ द सब्सटेंस बनाएगा, उनका जो जो उन्होंने शहादत दी है ना उसका एक की पॉइंट्स को लिख लेगा, अपने पास एक मेमो बना लेगा, और ये मोमेंटम उस पे रिटन होगा, जज के साइन होंगे और कोर्ट का हिस्सा बन जाएगा। रूल 14, जज अनेबल टू मेक सच मोमेंटम टू रिकॉर्ड रीजन ऑफ हिज इनएबिलिटी। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये मोमेंटम भी रिकॉर्ड ना कर सका जज किसी अनएबिलिटी, किसी रीजन ऑफ इनएबिलिटी की वजह से, तो फिर क्या होगा? वो कह रहे हैं वेयर द जज इज अनेबल टू मेक अ मोमेंटम एज रिक्वायर्ड बाय दिस ऑर्डर, सॉर्ट ऑफ द मोमेंटम की इस पर रिक्वायर्ड उसने बनाना था, लेकिन ही शैल काउ द रीजन, वो किसी इनएबिलिटी की वजह से वो ऐसा इसे रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो उस सिचुएशन में वो एक मोमेंटम बनाएगा, उसको रिटन फॉर्म में लेकर आएगा और इसकी डिक्टेशन में ओपन कोर्ट में बनाया जाएगा, और उसके बाद हर मोमेंटम जो है इसने बनाया वो रिकॉर्ड का हिस्सा होगा, यानी केस प्रोसीडिंग का पार्ट होगा। रूल 15, पावर टू डील विद एविडेंस टेकन बिफोर अनदर जज। दो सब रूल हैं इसके, और बेसिकली दो ही सिनेरियोज के अंदर डिस्कस किए गए हैं। अब वो क्या दो सिनेरियो में, पहले मैं आपको रूल डिस्कस कर लूँ, फिर मैं आपको लास्ट में वो बताती हूँ। सो कह रहे हैं रूल 1 कहता है, सब रूल 1 कहता है सॉरी, वेयर अ जज इज प्रिवेंटेड बाय अ डेथ, ट्रांसफर और अदर काउज फॉर कंक्लूडिंग द ट्रायल, यानी जो जज साहिब हैं वो डेथ की वजह से या उनका ट्रांसफ़र हो गया या किसी और वजूहात की बना पर वो केस का ट्रायल कंप्लीट नहीं कर सके, तो क्या होगा, इसका जो सक्सेसर आएगा ना, इस सक्सेसर में डील विद एनी एविडेंस मोमेंटम टेकन डाउन और मेड अंडर द फोरगोइंग रूल्स, मतलब जो भी एविडेंस या मोमेंटम जो है वो ऊपर जो रूल हमने डिस्कस किए हैं उनके तहत हो चुके हैं, एज ऑफ सच एविडेंस मोमेंटम हैड बीन टेकन और मेड बाय हिम अंडर हिज डिक्टेशन अंडर सेड रूल्स, वो इनको इनके साथ डील करेगा ऐसे ही समझते हुए कि जैसे मोमेंटम ये एविडेंस जो है ना इसकी डायरेक्शन में लिए गए हैं, ये सक्सेसर जज की, एंड में प्रोसीड विद द सूट फ्रॉम द स्टेज एट विच इट हिज प्रीडिसेसर लेफ्ट इट, और जिस स्टेज पर इसके प्रीडिसेसर ने केस का ट्रायल छोड़ा था उसी स्टेज से ये केस की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करेगा। अब यहाँ पर अगर आप वर्ड देखें तो इधर लिखा हुआ है एंड मे प्रोसीड, यानी कि मे का वर्ड लिखा हुआ है, मतलब उसके ऊपर बाउंडिंग नहीं है कि वो उसी स्टेज से केस की प्रोसीडिंग कंटिन्यू करेगा, अगर वो डिनोवो ट्रायल करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन टाइम ही वेस्ट होगा कि एक दफ़ा उसने पहले शहादत रिकॉर्ड कर ली है और अब ये फिर शहादत रिकॉर्ड करने बैठेगा। तो वो कह रहे हैं कि सिंपल सी बात है कि अगर कोई प्रीडिसेसर जज था, उसने एविडेंस रिकॉर्ड कर लिए, मोमेंटम रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन केस का ट्रायल वो कंक्लूड ना कर सका। क्यों ना कंक्लूड कर सका? क्योंकि या तो उसकी डेथ हो गई या उसका ट्रांसफ़र हो गया या कोई और सफिशिएंट काउज़ हो गया। हो सकता है बीमार हो गया, हो सकता है वो कहीं बाहर चला गया, हो सकता है कि कोई एड हॉक जजेस के तौर पर वो अपॉइंट हो गया, या हो सकता है उसका कोई भी अदर रीज़न हो गया या सस्पेंड हो गया। नहीं, अब वो ट्रायल नहीं कंक्लूड कर सकता, तो क्या अब जब तक वो नहीं आएगा तो केस की प्रोसीडिंग को क्या हम डिले रखेंगे? ऐसा नहीं होगा। कह रहे हैं इसकी जगह पे जो सक्सेसर जज आएगा ना, वो उसी स्टेज से जिस स्टेज से इसने प्रोसीडिंग को छोड़ा था वो कंटिन्यू करेगा, और जो एविडेंस मोमेंटम इसने रिकॉर्ड किया था उसको वो ये अपना लेगा, मान लेगा कि ऐसे ही समझेगा जैसे कि उसने ये रिकॉर्ड की। सब रूल 2 क्या कहता है? वो कह रहे हैं प्रोविजन ऑफ सब रूल 1 शैल फोर्स और एप्लीकेबल बी डीम्ड टू अप्लाई एविडेंस टेकन इन सूट ट्रांसफर अंडर सेक्शन 24, यानी सब रूल 1 की प्रोविजन उन तमाम सूट के ऊपर भी, उन तमाम सूट के एविडेंस पर भी ऐसे ही इम्प्लीमेंट होंगी, सेम ही अप्लाई होंगी जैसे जो सूट सेक्शन 24 के तहत ट्रांसफ़र होकर आते हैं। अब मैंने क्यों कहा था कि यहाँ पर 2 सिनेरियो डिस्कस किए हैं, मैं आपको समझाती हूँ। सो रूल 1 बेसिकली ये कह रहा था कि केस सेम ही है और कोर्ट भी सेम है, लेकिन हुआ क्या कि जज बदल गया। अब शहादत रिकॉर्ड हो चुकी है, तो नया आने वाला जज पहले आने वाले जज की जो भी उसने शहादतें रिकॉर्ड की हुई हैं, वो उनके ऊपर ऐसे ही समझते हुए कि जैसे वो उसने रिकॉर्ड की हैं, केस की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखेगा। दूसरा सिनेरियो जो है वो ये कह रहा है कि सेक्शन 24 सीपीसी जो कि हमने डील किया कि जिसके तहत केस एक कोर्ट से दूसरे केस में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हो सकता है जब वो केस ट्रांसफ़र हो गया हो हुआ है उस टाइम उसके अंदर शहादतें भी रिकॉर्ड हो गई हों। तो जब शहादतें रिकॉर्ड होकर आती हैं, जिस स्टेज से केस आता है, दूसरी कोर्ट में शिफ्ट होकर आया, वहाँ पर क्या हुआ? केस तो सेम ही है, लेकिन अदालत भी बदल गई और जज भी बदल गया, लेकिन शहादतें रिकॉर्ड हुई हुई थी। तो वो क्या करेंगे? वो भी इसी तरह इस केस को डील करेंगे, समझते हुए कि बेशक प्रीवियस जज ने इस केस के अंदर शहादत रिकॉर्ड की है और प्रीवियस कोर्ट में हुई है, तो वो इसी तरह समझेंगे करके उसी स्टेज से जिस स्टेज पे उसे ट्रांसफ़र होकर आया होता है ना सूट, उसकी प्रोसीडिंग को उसी स्टेज से कंटिन्यू करेंगे, और शहादतें रिकॉर्ड हुई तो ऐसे समझेंगे जैसे उनकी डायरेक्शन पे रिकॉर्ड हुई है। सो आई होप ये दोनों पॉइंट आपको समझ आ गए कि इसमें बेसिकली बात क्या करना चाह रहे हैं रूल 15 में। रूल 16,
पावर टू एग्जामिन विटनेस इमीडिएटली, मतलब फौरी तौर पर कब शहादत रिकॉर्ड की जाती है विटनेस की। रूल 16 क्या कहता है? इसके टोटल 3 सब रूल हैं। कितना हो गया ये? अच्छा, सब रूल 1, वेयर अ विटनेस इज अबाउट टू लीव द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, मतलब पहला सिनेरियो ये है कि अगर तो चांसेस हैं कि जो मतलब सॉरी चांसेस नहीं, मैटर ये है कि जो गवाह है ना वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को छोड़ने वाला है, मतलब वो अब इधर कोर्ट की लिमिट में नहीं रहने वाला, और या कोई दूसरा सफिशिएंट काउज़ है जो कि शो करता है, कोर्ट को सैटिस्फाई करता है कि क्यों एविडेंस फौरी तौर पर ले लेनी चाहिए। दूसरा काउज़ क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पर एक केस के अंदर गवाह हैं जिनमें से एक गवाह ऐसा है जिसकी 70 साल की एज है। तो कोर्ट को सैटिस्फाई किया जाता है कि भई इसकी शहादत ले लें उससे पहले ये इसकी डेथ हो जाए। सो उसकी शहादत को डाइंग डिक्लेरेशन में बदलने से पहले वो कोर्ट को कहते हैं कि भई आप इसकी टेस्टिमनी, इसकी डेपोज़िशन ले लो। ये एक सफिशिएंट काउज़ उन्होंने कोर्ट को दिया। कोर्ट को सैटिस्फाई हो गई कि भई वाक़ई इसकी शहादत मैं पहले रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो इस तरह के मैटर में क्या होगा, द कोर्ट में अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी और ऑफ द विटनेस, तो कोर्ट जो है वो किसी पार्टी की दरख्वास्त पर या किसी गवाह की दरख्वास्त पर, गवाह की दरख्वास्त इस तरह कि भई वो कह रहे हैं कि भई मैं ना, हो सकता है वो पार्टी गवाह है उस केस के अंदर, लेकिन वो अब आउट ऑफ कंट्री जाने वाली हो, या फिर उसने शहर बदलना हो, तो वो कह रही है कि पहले आप मेरी शहादत रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि फिर ड्यू टू शिफ्टिंग पर्पस मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होगा कि मैं आकर टेस्टिमनी दे सकूं। तो वो कह रहे हैं कि किसी पार्टी पर या किसी गवाह की दरख्वास्त के ऊपर किसी भी टाइम पर दावा दायर होने के बाद वो इसकी एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है कोर्ट उस तरीक़ाकार के तहत जो कि ऊपर बता दी, हियर बिफोर प्रोवाइडेड, मतलब जो ऊपर रूल्स हमने बताया डिस्कस किया ना, जिस तरह उधर शहादत रिकॉर्ड हो रही है इसी तरह इनकी भी रिकॉर्ड होगी। सब रूल 2, वेयर सच एविडेंस इज नॉट टेकन फॉरविद एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द पार्टी सच नोटिस एज द कोर्ट थिंक फिट सफिशिएंट ऑफ द डे फिक्स फॉर द एग्जामिनेशन शैल बी गिवन टू द पार्टीज। वो कह रहे हैं कि ये एविडेंस जो है वो अगर ना ली जा सके पार्टीज की मौजूदगी में, तो फिर कोर्ट जो है वो इसका नोटिस देती है, पार्टीज की एग्जामिनेशन के लिए एक नया डे फिक्स करेगी और उसका नोटिस दे देगी पार्टीज को कि वो अब आप आएँ और आपकी मौजूदगी में मैं इनकी एग्जामिनेशन करूँ। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? और शैल का वर्ड है कि ऐसा लाज़मी करना ज़रूरी है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भई पार्टीज़ की मौजूदगी के अंदर उनकी शहादत ली जाएगी? तो उसके पीछे बेसिकली प्रूडेंस ये है कि अ, जो ऐसी गवाही ना जिसके अंदर ऐसी एग्जामिनेशन चीफ जिसके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन ना किया जाए पार्टीज़ की, तो उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती, ये लॉ कहता है। सो वो कह रहे हैं कि उन्होंने गवाहों की एग्जामिनेशन चीफ बेशक कोर्ट उनकी गैर मौजूदगी में कर भी ले, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर शहादत तभी कंसीडर की जाएगी जब एग्जामिनेशन चीफ के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो, और क्रॉस एग्जामिनेशन पार्टीज़ की मौजूदगी के अंदर ही की जाती है, तभी उसकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है, अदरवाइज़ उसकी ज़ीरो एविडेंशियरी वैल्यू होती है। तो वो कह रहे हैं कि इसीलिए जब ना हो सके शहादत रिकॉर्ड पार्टीज़ की मौजूदगी में, तो कोर्ट नोटिस देती है पार्टीज़ को कि डेट फिक्स कर देती है कि इस डेट पे अब आपने आना है, आपकी मौजूदगी में मैं गवाह की एग्जामिनेशन करूँगा। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है सब रूल 3, वो कह रहे हैं द एविडेंस और टेकन शैल बी रीड ओवर टू द विटनेस। अब जो शहादत ली जा रही है वो पढ़ के सुनाई जाएगी विटनेस को, एंड इफ ही एडमिट टू बी करेक्ट, और वो एडमिट कर लेता है कि हाँ ठीक है ये सही है टेस्टिमनी मेरी, शैल बी साइन बाय हिम, फिर वो साइन करेगा। यानी कोर्ट उसे फिर मेक श्योर करवा लेगी ताकि वो रिबट द स्टेटमेंट ना कर सके। एंड द जज शैल इफ नेसेसरी करेक्ट द सेम, और अगर जज जो है वो लगेगा कि इसको मेरे को करेक्शन करने की ज़रूरत है, तो वो उसे करेक्शन कर देगा स्टेटमेंट में, एंड उसके बाद उस पर सिग्नेचर कर देगा। एंड में देन बी रीड एट एनी हियरिंग ऑफ द सूट। ये इस चीज़ का मतलब ये है कि अब ये जो शहादत है इसे सूट की हियरिंग के दौरान किसी भी स्टेज के ऊपर सबूत के तौर पर लिया जा सकता है। मतलब सूट की किसी भी हियरिंग, मतलब कोई भी पेशी, कोई भी स्टेज ऑफ हियरिंग चल रहा है सूट का, उस पर से सबूत के तौर पे लिया जा सकता है उस शहादत को। रूल 17, कोर्ट में रिकॉल एंड एग्जामिन विटनेस, मतलब कोर्ट जो है वो किसी भी गवाह को दोबारा बुला सकती है और उसकी एग्जामिनेशन कर सकती है। वो कह रहे हैं द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ अ सूट रिकॉल एनी विटनेस हु हैज़ बीन एग्जामिन्ड एंड में, अब ये ब्रैकेट वाली लाइन को छोड़ दें, एंड पुट्स सच क्वेश्चन टू हिम एज द कोर्ट थिंक फिट। सो वो कह रहे हैं कि कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोई भी ऐसा विटनेस हु हैज़ बीन, इसका मतलब ये है कि पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है कि उस बंदे की ना शहादत एक दफ़ा हो चुकी है, उसकी एक दफ़ा एग्जामिनेशन हो चुकी है, तो कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर किसी भी स्टेज पे उस विटनेस को दोबारा रिकॉल कर सकती है, दोबारा बुला सकती है एंड में, और सिर्फ वो सवाल पूछ सकती है जो कि कोर्ट को बेहतर लगते हैं। लेकिन ये पावर जो इसने एक्सरसाइज करनी है, अभी ब्रैकेट वाली लाइन को पढ़ेंगे, सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ एविडेंस फॉर द टाइम एंड फोर्स, मतलब जो लॉ ऑफ एविडेंस इस टाइम एग्जिस्ट करता है उसकी प्रोविजन को मद्देनजर रखते हुए, तो कौन सा लॉ ऑफ एविडेंस है हमारे पास? क्यूएसओ की प्रोविजन को मद्देनजर रखते हुए पावर एक्सरसाइज करनी है रूल 17 की, और रूल 17 ऑफ ऑर्डर 18 की कोर्ट ने। नेक्स्ट है रूल 18, और इसके साथ हमारा ऑर्डर खत्म हो जाएगा। वो कह रहे हैं पावर ऑफ अ कोर्ट टू इंस्पेक्ट, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ अ सूट इंस्पेक्ट सॉरी द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ अ सूट इंस्पेक्ट एनी प्रॉपर्टी और थिंग कंसर्निंग विच एनी क्वेश्चन में अराइज, मतलब किसी प्रॉपर्टी या किसी चीज़ से मतलब कोई क्वेश्चन अराइज होता है ना, तो कोर्ट इन प्रॉपर्टी और थिंग को भी किसी भी स्टेज ऑफ सूट के ऊपर इनकी भी इंस्पेक्शन कर सकती है। तो ये हमारा
रूल 18 था और टोटल यानी ऑर्डर 18 के टोटल 18 ही रूल हैं और इसी रूल के साथ हमारे ये जो ऑर्डर 18 है ये कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट ऑर्डर डिस्कस करेंगे।